नमस्कार। और आप लोग के सामने मैं एक टॉपिक्स को लेकर आया हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल्स पार्टी जितने भी हैं उनके क्या विचार, क्या आइडियोलॉजी हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा जीवन है या मनुष्य जीवन है वो शुरू से ही अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो बेहतर बनाने में विभिन्न तरह के सरकार जैसी संस्था या मोनार्की सिस्टम, विभिन्न तरह के सिस्टम के थ्रू लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कौन से ऐसे विचार हैं जो जीवन को अच्छा बनाते हैं? विचार ही एक बेस होता है। जो आप सोचते हैं और जो आप सोचते हैं वैसा ही आप करने लगते हैं और फिर वैसा ही आप कुछ दिन बाद बन जाते हैं। तो विचारों का बड़ा ही महत्व है। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी विचारधारा हैं जो सब अपने आप को किसी न किसी रूप में लोगों का जीवन बेहतर बनाने की वकालत करके चुनाव में आते हैं। और कहाँ तक वो बेहतर बना पाते हैं तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो दो प्रमुख विचारधारा, पहले तो राजशाही शासन हुआ करती थी, मोनार्की सिस्टम, राजा सर्वे सर्वा हुआ करता था। किंतु एक सिस्टम ने जन्म लिया 1776 में फर्स्ट टाइम, दैट इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में। हम देखते हैं कि फ्रांस उभर कर सामने आता है। फ्रांस नहीं, आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी पीरियड में हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी 1789 में होता है, जिसमें कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने राइट्स के लिए, वहाँ के जो राजा होता है, किंग होता है, उसके खिलाफ वो विद्रोह करते हैं कि हम पर्सनल इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, है ना। अभी हम लोग जो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं, है ना, वो किसी न किसी इन्हीं देशों से, फ्रांस से, यूनाइटेड स्टेट्स से मिले हैं, है ना। उसी से हम लोग ये किए हैं। तो ये सारे देश जो थे वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर कर आए, प्रजातांत्रिक सरकार। लेकिन ये सारे देश पर प्रजातंत्र होने के साथ साथ ही ये कैपिटलिस्ट देश के रूप में भी उभर कर सामने। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या कि पूंजीवादी देश। इसमें लोगों को फ्रीडम है कि वो जितना वो चाहे वो पूंजी का उपयोग करके या फिर किसी भी तरह जो अर्न करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना। जितना कैपिटल बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो इस बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे कुछ लोग जो हैं वो अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब होते चले गए। अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली गई, क्योंकि और इस अमीर और गरीब को काउंटर करने के लिए हम देखते हैं कि एक नई विचारधारा जन्म ली, और वो 1917 की बोल्शेविक क्रांति में रूस उभर कर सामने आता है, जो मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित था। और मार्क्स ने बोला था कि जो पूंजीवादी देश हैं, कैपिटलिस्ट देश हैं, वो पूंजीपति जो है वो पूंजीपति इसलिए बन रहा है क्योंकि वो मजदूरों का शोषण कर रहा है, और मजदूरों के शोषण करने की वजह से ही वो बनता जा रहा है। मजदूरों से काम काफ़ी करवाता है, सपोज 1 लाख का करवाता है, उसको सैलरी 10,000 देता है। तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पूंजीपति देश हैं, जो भी पूंजीपति हैं, उन किसी भी देश का जो संसाधन है, जितने भी संसाधन है, उस पर किसी एक या दो व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे समाज का होना चाहिए। और इस विचारधारा से उन्होंने कहा कि ऐसा गवर्नमेंट बने जो मजदूरों और किसानों के बिहाफ में हो, और वो एक डिक्टेटरशिप अपनाए पूंजीपतियों के लिए, बाकियों के लिए, बाकी सब का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। तो ये है आपका समाजवादी विचारधारा।
सोशलिस्ट कम्युनिस्ट विचारधारा कह सकते हैं। इसमें एक तो गरीबों को बेनिफिट हो सकता है, या फिर क्या गरीबों को भी बेनिफिट नहीं हो, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस सेंस में देखते हैं कि अगर आपको सब ऐसा ऐसा सिचुएशन है कि घर में आपको बंद कर दिया जाए, सब कुछ खाने पीने के लिए एक काम फिक्स कर दिया जाए, ये इसमें फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। सो ये हो गया डिक्टेटरशिप और प्लस सोशलिज्म इक्वालिटी की बात का, जिसको हम यूएसएसआर नाम दिए, सोवियत संघ। तो ये जो सोवियत संघ भी देखते हैं कि कुछ दिन ये विचारधारा चली। बहुत सारे लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा जो विश्व है वो दो भाग में बट गया, एक कैपिटलिस्टों का ग्रुप है, एक सोशलिस्टों का ग्रुप, यूएसएसआर जिसको बोलते हैं। तो सोवियत संघ जो है वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके जो फॉलोअर्स थे वो भी बढ़े, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कैपिटलिस्टों का ग्रुप हो गया। ये दो विचारधाराओं के साथ ये देश आगे बढ़े। देश में जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो इनके ही विचारधारा से प्रेरित है, जिसमें कि वो समाजवाद पे बल देते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्स का। तो सारा जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, 1925 में ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में, और इस विचारधारा को लेकर चली। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, बट इसमें विभिन्न विचारधाराओं का समावेश होता है। और इवन कि जब भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद जो इलेक्शंस होते हैं उसमें समाजवादियों का भी हाथ था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी विचारधारा को भी, कांग्रेस ने उनकी विचारधारा को भी अडॉप्ट किया। और जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, विभिन्न तरह के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का खोलना सरकार के द्वारा खुद, तो ये सारे जो कदम हैं वो सरकार जो है अपने दम पे करना चाह रही है, अपने वो फ्री हैंड नहीं छोड़ना चाह रही है। प्राइवेट सेक्टर को नहीं इन्वॉल्व, मतलब उन प्राइवेट सेक्टर अनेबल है, उस समय अनेबल था कि कहाँ से वो बड़े बड़े इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर पाए। तो इसलिए उसकी विचारधारा को भी लिया गया। और देखते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के अगेंस्ट में, सोशलिज्म के अगेंस्ट में आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी आया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में, और ये मार्क्स और लेनिन की जो विचारधारा है उससे प्रेरित है। तो ये पूरी तरह से अब डिक्टेटरशिप तो कोई कर नहीं सकता है, तो इन्होंने डेमोक्रेटिकल प्रोसेस में इन समाजवादी विचारधाराओं को आगे बढ़ाया कि प्रजातंत्र भी हो और जो रिसोर्स है उस पर सरकार का नियंत्रण हो ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकुलरिज्म यानी कि बिना किसी धर्म को कोई प्राथमिकता नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीपीआई। कांग्रेस की बात हमने बोला कि इसमें विभिन्न विचारधाराओं का समावेश है, और उसी से कुछ और टूट करके कांग्रेस से एक बहुत सारे दल टूट करके निकले। अब उसमें से एक आते हैं एनसीपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूटकर नेशनल कांग्रेस पार्टी, हाँ, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो ये गांधीयन विचारधारा के थे, 1999 में इनका हुआ। और जो एक मेन जो आपका पार्टी है दैट इज़ द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, लेकिन इससे पहले जनसंघ नाम से ये संस्था थी, ठीक है, जनसंघ। इसके भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर मेंबर थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी विचारधारा क्या है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना, मॉडर्न नेशन बनाना,
बट द इंस्पिरेशन ऑफ एशियन कल्चर एंड द वैल्यूज़, यानी कि पुरानी सभ्यता और संस्कृति को लेते हुए इस देश को आगे बढ़ाना। कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ाना। कल्चरल नेशनल भारतीयता में जैसे कल्चरल संस्कृति का समावेश हो, हिंदुत्व की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, इन सभी विचारधाराओं को लेकर ये भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, बनी। वहीं कुछ पार्टियां जो हैं वो रीजनल लेवल पे समाजवादी पार्टी से टूटकर, है ना, उससे बनी। वो जैसे कि हम देखते हैं जो भारतीय समाज में सारे के सारे जो वर्ग हैं वो एक जैसा स्टेटस नहीं है। दलित और आदिवासी, ओबीसी, ये सब पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो उनके उत्थान के नाम पर भी कुछ पार्टियां उभर कर सामने आई, जिसमें कि बहुजन समाज पार्टी का नाम देखते हैं। उसी तरह से आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल को भी देख सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी हो गया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आप उसी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा आप तृणमूल कांग्रेस जो है, कांग्रेस ये आपका ममता बनर्जी की, है ना, 1998 में एस्टैब्लिश हुई। तो वो सेकुलरिज्म को बढ़ावा दी कि नहीं सेकुलरिज्म होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में वो बिलीव कर रहे थे। तो इन विचारधाराओं को सब किसी न किसी आइडियोलॉजी को लेकर वो चल रहे हैं और समाज के विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारे सामने जो समस्या है कि एक्चुअली क्या हुआ कि सोशलिस्ट की अगर हम पूरी बात करें तो वो पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि देखते हैं कि यूएसएसआर भी टूट गया, है ना। चाइना का जो अर्थव्यवस्था या चाइनीज जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसी विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड है और लगातार वो चल रहा है। तो एक बार पार्टी में आना और कड़ाई से जब तक करेंगे नहीं समाजवाद आएगा नहीं, है ना। तो प्रजातंत्र भी हो, ऐसा होना चाहिए, प्रजातंत्र भी हो और समाजवाद भी हो, है ना। तो इस तरह से लेकर के बढ़ सकते हैं और विभिन्न तरह के विभिन्न टाइम पे इसमें कंट्रोवर्सी होते रहे। कभी हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पूंजीवाद जो है वो अच्छा है, तो कभी लगता है कि समाजवाद वो अच्छा है। लेकिन फ्रीडम तो चाहिए ही, फ्रीडम के साथ प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। सो इन सभी का एक मिक्स रूप जो है दैट इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी, और वही भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि कुछ साधनों पे, कुछ संसाधनों पे किसका हक हो, गवर्नमेंट का, है ना, जैसे रेलवे, डिफेंस और विभिन्न तरह के माइंस, फैक्ट्रियाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कुछ इनके नियंत्रण में हो ताकि मनमानी ना कर सके पूंजीपति, या जो अब वो ऐसे वो करते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री की, नहीं सब कुछ छोड़ दिया जाए, सब जो है आपस में फ्री इंटरेक्शन करेंगे और कंपटीशन होगा, है ना, बाज़ार में, तो प्राइस अपने आप सबसे डाउन हो जाएगा, जो कम प्राइस करेगा उसका बिकेगा, जिससे कि लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन कभी कभी ये लोग कार्टेल भी बना सकते हैं। अब एयरटेल और जियो दो ही बच गया कंपनी, 2-3 आइडियाज़, तो अगर ये ग्रुपिंग कर लें, है ना, कि भाई चलो इससे कम पैसा में डेटा अब उपलब्ध नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, नो कंपटीशन नहीं, तो फिर है जो वो खूब मुनाफाखोरी कर सकते हैं। तो इसके लिए बीएसएनएल का होना ज़रूरी है, बीएसएनएल और अन्य कंपनियों को होना ज़रूरी है कि कंपटीशन होगा तभी तो ये हो सकता है। अब बीएसएनएल सरकारी कंपनी है तो वो अपने हिसाब से अपने जो मोटिव्स लेकर के गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है कि जनता का कल्याण, तो जनता का कल्याण कैसे होगा, तो जनता का कल्याण के लिए बीएसएनएल जो है रेट अपना एक मिनिमम रख सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल सकती है ना। तो बाकी सभी कंपनियां भी क्या करेंगी, उसको कम्पीट करने का प्रयास करेंगी और प्राइस
लिमिटेड हो सकता है। इसी तरह से अन्य सेक्टर बहुत सारे हैं जो जिसमें कि नियंत्रण के साथ बाजार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और जिससे कि ये है ज़्यादा फ्री हैंड छोड़ने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट शुड बी रिक्वायर्ड टू इंटरवेन द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। सो आई थिंक आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। इन विचारों को एनालाइज करके आप वोट दीजिए, और ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। ठीक है। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।